अगला लेक्चर जो हमारा है वो कक्षा 9 के अध्याय 1 का यानी संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.2 है। तो बुक तो आप लोगों के पास होगी नहीं, इसलिए मैं बुक दिखाई दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद एक एक क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद जो है देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो सत्य असत्य है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो अब आप लोग देखते रहिए और उसके बाद देखो पहला जो कह रहा है वो कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने आपको बता ही दिया था, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले समझो वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या हमने बता दिया था आप लोगों की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक होती हैं। तो इसमें जो हमारा कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी, √2, √5, पाई, ये सब क्या होंगी, आप जो है वास्तविक संख्या होगी। तो पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सत्य। ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो भाई जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो √रूट में होती ही नहीं है, तो ये कथन हो गया असत्य। यानी दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हुआ, कारण समझ में आ नहीं आया, क्योंकि जो संख्याएं हैं वो √रूट में नहीं होगी। जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो √रूट में नहीं होगी, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस पर देखो विचार करो, प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या जो हमारा 0 भी हो गया, -3 भी हो गया, -5 भी हो गया, √3 भी हो गया, ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो कोई जरूरी नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता कि सभी जो है वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं तो केवल √3 होंगी और पाई वगैरह होंगी, लेकिन यहाँ पे -3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। वास्तविक संख्या में तो सभी संख्याएं शामिल है, 4, 5 सब शामिल है। तो इसलिए ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा वाला कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य। यानी पहला सत्य है और बाकी दो क्या है, असत्य है। ठीक। अब अगले सवाल की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दूसरा नंबर वाला कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, बहुत इजी है, कोई ज्यादा बोझ लेने वाली बात नहीं है। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी पूर्णांक तो आपको पता ही है 0 होता है, इधर -3, -2, -1, इधर क्या होता है +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, ऐसे तमाम पढ़ते चले जाइए। ये सब क्या है, धनात्मक वर्गमूल। तो ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब इनका √रूट एक परिमेय संख्या होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक हमको धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल बताइए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखो सब पे रूट लगाते चले जाइए, √1 पे रूट, √3 पे, 2 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, और इसी में जो है प्लस √9 कर दीजिए 9। तो देखो एक का रूट बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √2 बाहर निकलेगा नहीं तो ये √2 हो जाएगा। 3 बाहर नहीं निकलेगा, √3, 4 निकलेगा 2 बन जाएगा, 5 निकलेगा नहीं, 6 निकलेगा नहीं, 7 निकलेगा नहीं, 8 निकलेगा नहीं, 9 निकलेगा 3 हो जाएगा। तो देखो कह रहा कि एक प्रश्न पूछ रहा था कि क्या जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं सबका अगर वर्गमूल कर दिया जाए, यानी √√
लगा दिया जाए तो वो क्या अपरिमेय होंगे सबके सब। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि नहीं, सब अपरिमेय नहीं होंगे। देखो 1 बचा 2, यहाँ 3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या कह देंगे, नहीं सब परिमेय नहीं होंगे। तो फिर कह रहा है अगर नहीं है तो किसी एक का एग्जाम्पल लेके बताइए। तो मैं एक क्या आप लोगों को 4-6 एग्जाम्पल लेके बताया दे रहा हूं। तो देखो, तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे ही और साथ में उत्तर लिखेंगे कि नहीं सभी ये उत्तर है आपका, यहां से शुरू है उत्तर, लिख लेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, अब वो पूछ रहा था तो किसी एक एग्जाम्पल लेके किसी एक का बताइए। तो मैं एक क्या आप लोगों को बहुत एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि 1 + 1 क्या है, पूर्णांक है, इसका रूट वर्ग करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, जो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि +4 क्या था, एक धनात्मक पूर्णांक था। ऐसे +9 एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ गए? तो इसलिए ये वाला उत्तर लिख देंगे। समझ नहीं पाए क्या? फिर से देखो, समझो। क्वेश्चन कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या, जो रूट वाली संख्याएं थी वो अपरिमेय संख्या थी, मतलब जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते थे। तो वो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं अगर उनके ऊपर रूट लगा दिया जाए तो सबके सब वो अपरिमेय बन जाएंगे। तो यहाँ तमाम हमने आपको दिखाया कि 4 पे रूट लगाओगे तो 2 बन जाएगा, 9 पे रूट लगाओगे तो 3 बन जाएगा। तो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय होते हैं। तो आपको जवाब देना है नहीं, कुछ ऐसे भी और तमाम ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनसे अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या बनती है। जैसे कौन है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 36 है, 49 है, 81 है, 64 है। इन सब का अगर हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो एक परिमेय संख्या बन जाएगी। लिख लीजिए, आपको एक होमवर्क दे दे रहा हूं, SW क्या लिखोगे कि आपको 20, ध्यान रखो, 20 धनात्मक पूर्णांकों का और कैसे, ऐसे 20 धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल निकालना है जिनसे एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय नहीं कह रहा हूं, जिनसे क्या प्राप्त होती हो, परिमेय संख्या। और इसको साफ साफ कॉपी पर लिख करके फोटो खींचकर ग्रुप में भेजेंगे। सही रहेगा तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो उसको दोबारा समझाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखा होगा आपने, क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे लिख लीजिए। तो कह रहा है दिखाइए, मतलब हमको बताना है कि √5 को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये बात। ठीक, तो अब कर लेते हैं, देखो कैसे प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये तो प्रश्न है कि √5 को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कई तरीके हैं, मैं सबसे इजी तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्या है, √5 है। अब जब √5 है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √ के अंदर ही क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अरे इस 5 को क्या लिख सकते हो,
इस 5 को लिख सकते हो 1 प्लस 4। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अंडर रूट 5 था, ठीक। अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 4। चलो और दिखाता हूं। इस 1 को क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख ले जाएंगे। तो यानी ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये किसका स्क्वायर हो गया? 2 का स्क्वायर। अब इसको जरा बाहर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। कितने पे रहने दीजिए, यही समझ लीजिए। ये क्या लिखा है? अंडर रूट 5 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट भी लगा दें। ये अभी भी वही लिखा है अंडर रूट 5, घबराने वाली बात नहीं है। मतलब अंडर रूट 5 को हम इतना लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और जो है 2 का स्क्वायर। अगर इतना समझ गए हो तो अब तुम्हें कुछ बात याद आनी चाहिए। पढ़े होंगे तो और नहीं पढ़े होंगे तो मैं बताए दे रहा हूँ। इसको कहीं रफ में नोट कर लीजिए जो बात बताने जा रहा हूँ। मैंने अपने काफी स्टूडेंट को बता रखा है, अब जो नहीं जानते वो समझ लेंगे। एक टर्म हमको जानना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा एक बात और बता दे रहा हूँ, अभी थोड़ा रफली समझ लीजिए, आगे मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा जब चैप्टर आएगा। अभी पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा रफली समझ लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो है एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजा। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। तो एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है इस भुजा को कहते हैं कर्ण, ठीक है। और जो यहाँ पे थीटा होता है इसके सामने वाली जो भुजा होती है इसको कहते हैं लंब। और जो तीसरी बच गई इसको कहते हैं आधार, ठीक है। समझ लीजिए ये इसमें काम आएगा, अभी काम आएगा। तो ये क्या हो गया? लंब हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अच्छा थोड़ा आसानी के लिए एक बात और बता दूं, कर्ण को मैं के लिख दे रहा हूं और लंब को मैं यल लिख दे रहा हूं और आधार को मैं क्या लिख दे रहा हूं? ये। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है समकोण त्रिभुज के लिए कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो, ये जो कर्ण का स्क्वायर है ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक। अब यहां देखो कुछ बात नजर आ रही है, इसमें रिलेशन आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है, अभी दिख जाएगा। ये अगर इस रूट को इधर भेजूं तो क्या बन जाएगा? इस रूट को इधर भेजूं तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अरे अब तो दिखा, यहां भी सरल के दे रहा हूं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो दिख रहा है यहां से। अगर इसको के मान लूं तो अंडर रूट ये यल स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है कुछ संबंध, इससे इसका संबंध, इस वाले से इसका संबंध दिख रहा है और इस वाले से इसका संबंध, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय फिट हो रहा है। फिट कर दिया जाए काम आसान हो जाएगा और हम संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित भी कर ले जाएंगे। लिख लेना इसको जो नहीं जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे एक लाइन, ये हम जान ही गए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या मिल जाएगा? त्रिभुज बना देते हैं। चलो बना देते हैं। तो ये आपका त्रिभुज हो गया सीधा, ये थीटा मान लीजिए, ये 90 हो ही गया, ठीक। तो यहां से क्या कर देंगे? तो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर, बताओ अगर हम अंडर रूट 5 का या किसी भी संख्या का, मान लीजिए x है अंडर रूट है, इसका स्क्वायर कर दें तो क्या है? ये अंडर रूट हट जाएगा। ये अंडर रूट क्या होगा? हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, भूल गए सब। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब मान लीजिए कोई संख्या x लिखी है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा है, फिर घात लगा दिया, तो अंडर रूट का मतलब क्या है? 1/2, यानी x के पावर 1/2 और फिर से 2 है, गुणा
एक्स ही तो बचेगा। तो इसलिए जो है ये बेसिक बात है, छोड़ो। तो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो इस हिसाब से 5 हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक, यानी कर्ण के स्थान पे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। और लंब के स्थान पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। आधार के स्थान पे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। 4 नहीं है? हाँ 4 है। ठीक, तो ये आधार के स्थान पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से हम जो है अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेंगे। अगर यह संख्या रेखा हो ये और इस बिंदु को हम क्या मान ले? 0 हो, तो इधर क्या हो जाएगा? -5, -4, -3, -2, -1। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? +1। ये तो 4 इसका मान है। +1 +2 +3 +4 +5। तो ये हमारा जो रेखा है, मतलब इस प्रकार से हम अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। तो लिख गया होगा। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में इस जो है प्रश्नावली 1.3 करवाई जाएगी। ठीक।